गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज दिव्यांशु सिंह और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। और आज जितने भी ग्रामर और पोर्शन है वो सारे आज हम पढ़कर इसमें ख़त्म कर देंगे ताकि मैं बोर्ड की तैयारी तुरंत जितनी जल्दी हो सके हम कर देंगे। तो संधि हम लिखते हैं तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि का पहला परिभाषा हो जाएगा कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसमें एक विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उससे उसी को संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर संधि में हमारे सब्जेक्ट में कोर्स में जो इसको 30% काट कर दिया है उसी को हम केवल पढ़ाएंगे। तो पहला हमारा कोर्स में दिया केवल स्वर संधि का ही कोर्स हमारे में है। तो स्वर संधि के भेद पहला हमारा आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि उसे कहते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा मतलब कि स्वरों का स्वरों से मेल होता है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के सभी भेद हैं, इसलिए स्वर संधि में केवल स्वर ही योग करेंगे अर्थात स्वर ही केवल जुड़ेंगे। तो जब किसी अ आ ई के बाद कोई वही सेम समान स्वर ही आते हैं तो उसका वह बड़ा वाला भाग हो जाता है। जैसे कि अ के बाद कोई अ आता है तो आ हो जाता है, ई के बाद ई आता है तो ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आता है तो बड़ा हो जाता है, अगर छोटे ऊ के बाद बड़ा हुआ था तो भी बड़ा हो जाता है, छोटे ई के बाद भी बड़ा ई आता है तब भी बड़ा ई हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है सत्यार्थ। जैसे तो सत्यार्थ कब हो जाएगा? सत्य धन अर्थ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि हमें दीर्घ संधि का पहचान इससे पता चलता है कि वहाँ पर बड़ा आया होगा, जैसे कि आ आएगा, बड़ी आएगी। तो हमें जब एग्जाम्पल मिलेगा उदाहरण तो उसमें हम वही चेक करेंगे कहाँ पर बड़ा कुछ आया है। जैसे हम देख सत्यार्थ या आया है मतलब आ इसमें छिपा हुआ है तो इसका संधि विच्छेदन हम इसी के आधार पर करेंगे। तो हमने किया सत्य धन और इसमें इसके देखिए आगे यहाँ पर अ आया है लास्ट में, इसके अंतिम वाले को देते हैं, इससे पहले वाले देते हैं अ आया है, अ प्लस अ बराबर आ के हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ। जिससे हम दीर्घ संधि की पहचान होती है। अब अगर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को उठा कर देखते हैं। कविंद्र, कविंद्र का हो जाएगा संधि विच्छेद कविधन इंद्र। यहाँ पर छोटी, यहाँ पर छोटी और प्लस छोटी, छोटी छोटी मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग छोटी छोटी मिलकर क्या होगा? कविंद्र, बड़ी हो गया। तो हमें दीर्घ संधि की यही पहचान होती है कि वहाँ पर वह बड़ा होता है एक चीज जो भी छोटा आया होता है। तो हमें जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद उसे कहते हैं जब शब्द को अलग अलग करना अपने और उसका अर्थ जरूर निकले। जो हम संधि विच्छेद करते हैं उसका अर्थ भी निकालना चाहिए वरना संधि विच्छेद गलत का है। तो अगला उदाहरण है सूक्ति। इसको करके देख लेते हैं। सुधन उक्ति, सुंदर उक्ति। इसके देखिए लास्ट वाले शब्द में ऊ की मात्रा है छोटी ऊ की, ये भी छोटी ऊ की, छोटी ऊ छोटे ऊ मिलकर बड़ा हो जा रहा है अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि की पहचान में जब भी स्वर क्या है कोई और स्वर समास स्वर आता है तो बड़ा स्वर बन जाता है, उसका आ बन जाएगा, बड़ी बन जाएगी, बड़ा वो बन जाएगा आदि ऐसे है। अगर जो हमारा उदाहरण है गुण संधि, गुण संधि। तो गुण संधि में मैंने यहाँ पर लिखा है अ के बाद जब ई आता है तो ए हो जाता है, और जब अ के बाद उ आता है तो अ हो जाता है, जब अ के बाद ई आता है तो अल हो जाता है, जब ई के बाद आता है तो अर हो जाता है। ऐसे आदि बनते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास आता है कोई भी शब्द मिलता है उदाहरण संधि विच्छेद, क्योंकि बोर्ड में केवल संधि विच्छेद करने को आता है तो हम बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो जब हमें देखेंगे गुण स्वर संधि की पहचान, जैसे कि स्वर संधि में देख रहे थे कि इसमें क्या बड़ा है, जैसे या वी बड़ी आया है यहाँ पर या बड़ा हुआ है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो बनता है ना ए बनता है ओ बनता है उनका तो हम चेक करते हैं उदाहरण में कहीं क्या हुआ बन रहा है। तो देखिए जैसे इसके उदाहरण में ए बन रहा है, ए बन रहा है, ओ बन रहा है यहाँ पर। जैसे कि हम यही इसी से हमें संधि विच्छेद करने का पहचान तरीका होता है और ये संधि विच्छेद करके हम लोग दिखाते हैं। तो नगेंद्र का हो जाएगा नगधन इंद्र। यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में क्या है प्लस इसके लास्ट में ई, क्या बन जाएगा? यहाँ पर लिखा है अ प्लस ई बराबर ए के बन जाता है। तो हमें देखना था कि जो गायब के विच्छेद करके भी होगा अ प्लस ई बराबर ए के हो जाएगा। तो नगेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा नगधन इंद्र। सो जैसे महेश्वर को देखते हैं, महेश्वर ब्रह्मा धन ईश्वर, धन ईश्वर। इसमें देखते हैं आ प्लस ई बराबर क्या? ए के। जब कोई आ के बाद
ई आता है या बड़ी ई आता है तो वो ए बन जाता है, और जब उसी आ के बाद ऊ आता है बड़ा आता है तो ऊ बन जाता है, और वी आता है तो अल बन जाता है। ये हमारी कुछ संधि की पहचान होती है। संधि विच्छेद करेंगे तो हमें देखना होगा कि क्या इसमें ए आया है या कोई बड़ी ई बड़ी हुई या बड़ी हुई या बड़ा या ऐसा कुछ आया है तो दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का हमें पहचान पता होना चाहिए, उस पहचान के आधार पर उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। और गुण संधि की हमें पहचान पता होना चाहिए, उसके आधार पर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। अगला उदाहरण हमारे परोपकार है। परोपकार में हमें क्या दिख रहा है, वो आया परोपकार है, मतलब इसको पढ़ते परोपकार है। हमें गुण संधि पढ़ने का तरीका भी सिखाया था, मतलब जितनी भी संधियां हैं संधि विच्छेद करके हमें पढ़ना पढ़ा था, लिखना वो तो परोपकार को मिला कर मिक्स करके एक में लिखते हैं। तो इसका संधि विच्छेद रहेगा परधन है, परधन उपकार, दूसरों पर उपकार। इसमें देखिए इसके लास्ट में अ आया है, अ और इसके लास्ट में उ, अ प्लस उ और इसके ओ के। तो हमें जब पहचान पता होगा कि हाँ यहाँ पर ओ आया, ओ को हटा कर हमें कैसे ओ किससे मिलकर बनता है उसी के हिसाब से संधि विच्छेद करना। हमें पता है कि अ के बाद उ आता है तो ओ होता है, तो हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि अ प्लस और इसके लास्ट में अ आए और इसके पहले में उ आए, तब इसका हम संधि विच्छेद आराम से कर लेंगे। ये होता है हमारा परोपकार का संधि। तो यहाँ से गुण संधि खत्म हो गया। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आ सकते हैं इससे रिलेटेड बोर्ड में। अब अगला हमारा जो है यड़ संधि है। यड़ संधि किसे कहते हैं? यड़ संधि में जब उ के बाद कोई स्वर आता है तो वह हो जाता है, और ई के बाद कोई स्वर आता है तो यह हो जाता है, और ई के बाद कोई स्वर आता है तो र हो जाता है, और री के बाद कोई स्वर आता है तो ल हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी पहचान देखेंगे। यड़ संधि जो दिया तो यड़ संधि में एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। यड़ संधि से शुरू होता है तो इसमें जो बनता है मिलकर स्वर से य र ल व यही बनेगा हमारा। तो य र ल व की पहचान क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि जब उ के बाद आता है तो वह होता है, और ई के बाद आता है तो यह होता है, और री के बाद आता है तो र होता है, और री के बाद जब आता है स्वर तो ल होता है। तो ये भी हमें इतना तो पता लगेगा सिर्फ यड़ संधि है तो य र ल व बनेगा। और वह क्या बनेगा जब उ के बाद आता है ई के बाद यह बनता है वैसे, तो ये हमें पता याद होना चाहिए कि क्या आने से क्या मिलकर बनता है। तो ये होती है यड़ संधि की पहचान। उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अत्यधिक। अत्यधिक का क्या हो जाएगा, हमें बनाना इसमें यह आया, देखिए अत्य मतलब यह छिपा है, तो यह के लिए हमें क्या होता है ई के बाद कुछ और आया तो हमें ई लाना है, तो अत्य दिया तो अति इसको कर देंगे, अति प्लस अधिक। संधि विच्छेद करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए, ये जो हमें याद रहेगा तो संधि विच्छेद कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि किस संधि में जा सकता है, तो हमें संधि पता हो जाएगा देख कर यहाँ से इसमें क्या क्या छिपा है। तो हमें देखिए जैसे इसमें कोई दीर्घ संधि की पहचान नहीं दिख रही है, कहीं बड़ा हो गया कुछ ना ही, कुछ संधि की एक को कहीं दिख रहा है, इसमें हमें यह दिख रहा छिपा हुआ है, इसमें यू दिख रहा छिपा हुआ है, इसमें ला दिख रहा छिपा है। तो हमें पहचान करने के लिए अलग अलग संधियों को हमें जिस तरह पहचान है सभी को याद कर लीजिएगा, तो आगे उदाहरण में कोई क्या क्या हो उससे पता चल जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें देखिए ई छोटी इसके लास्ट में प्लस अ प्लस ई बराबर हमें कहाँ लिखा है, देखिए ई प्लस अ बराबर यह क्या होता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा। ये यड़ संधि में ऐसे संधि विच्छेदन सभी करना होता है। जैसे क्या है अभ्युदय, और ये भी मैं एक चीज देखिए ध्यान देना भूल जा रहा था, हमारे इसके लास्ट में देखिए यू आया वहां पर, इसका हम लोग दिखाते हैं अभिनय उदय। इसका हमें ध्यान है, इसके अंत में तो ई तो आ गया, ठीक है, ई आ गया इसका, ठीक है, यानी इसके अंत में उ आया और उ लिखेंगे। तो यहाँ पर अ आता था तो हम यह कर सकते हैं, जब यहाँ पर अ आता था तो यहाँ पर यह कर देते हैं, और उ आया, जब यहाँ पर उ आया कोई भी आया जो भी आता है उसकी मात्रा यह के नीचे लग जाएगी, या वो अगर वाला है वह बन रहा है तो इसके अब जब उ आएगा तो वो हो जाएगा। ऐसे मतलब इसमें इसके बाद भी जो आते हैं जो स्वर बदलते जाते हैं उनकी मात्रा लगती जाती है व्यंजन पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, इसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी इसके नीचे। देखिए अब ई प्लस उ बराबर यू के, यहाँ पर यू गायब होता है अभी अंदर में। अगला उदाहरण लाकृति। लाकृति का करेंगे हम, जैसे कि मैं अच्छा लगी याद है लाकृति की आपको बोला यहाँ पर कोई ना आया है न वो आया है न कुछ आया ना ही बड़ी, तो हम इसको ध्यान देंगे लाकृति का कि हमें ये पहचान के री प्लस अ बराबर ल की होती है। तो हमें इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे री
वो हमें बनाने के लिए हमें ट्रिक पता होना चाहिए कैसे क्या बोलते हैं, उसकी पहचान क्या होती है संधि की, तभी हम उसको बना कर लिख सकते हैं। तो री प्लस आकृति, तो यहाँ पे देखिए री के बाद जब आ आता तो ल हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आ आया है तो क्या आया है री प्लस आ आया है, मतलब जब अ आता तो ल होता, लेकिन आ है आधी मात्रा हो जाएगी उसमें, जब अपन ला हो जाएगा। इस तरह से हमारा संधि का अभी एक पेज बचा है, उसको भी हम लिख कर भी दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अयादी संधि के लास्ट जो इसका भाग है जो बोर्ड में आने वाला है उसको लिखा है। तो अयादी संधि का सभी लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, पर मैं जैसे जिस तरीके से इसको परिभाषित करूंगा उससे आज सबसे सभी संधि में सबसे आसान हो जाएगा अयादी संधि। जैसे कि हमने इसकी पहचान यहाँ पर लिखा है, एक ही बार जब कोई स्वर आता है और कुछ भी कोई भी स्वर आता है तो अय हो जाता है, अय के बाद जब आता है तो आय हो जाता है, और जब ओ के बाद आता है तो अ जब आएगा तो अ होगा, और जब अ के बाद अ होता है तो आ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पहचान नहीं, देखिए जैसे कि ए आया तो अय होगा, लेकिन जब अय होगा तो इसके आगे वाले में आ हो गया, आय हो गया। यहाँ पर ओ था तो अ था, लेकिन यहाँ पर अ है तो आ हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ अ की जगह कोई आएगा स्वर, जैसे कि आ गया तो अया हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर उ आ गया तो अयु हो जाएगा, यहाँ पर ई आ गया तो अई हो जाएगा। मतलब इसके हिसाब से इससे पीछे वाले की मात्रा है, और आगे वाला जो चेंजिंग होता है तो आगे वाले की मात्रा बदलती है। तो आगे वाले तो केवल एचआर के आगे पीछे वाले जो बदलते हैं उस हिसाब से पीछे वाले ब्लॉक पे यह मात्राएं लगती जाती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चूंकि मैं अयाद इसमें पता होना चाहिए कि अय बनता है, आओ बनता है, अ बनता है, यही सब बनता है, दो ही केवल बनता है। तो उदाहरण देकर इसको समझाते हैं। उदाहरण जैसे दिया कि नायक, तो इसमें ना कोई द्वितीय संधि है, ना ही गुण संधि है, ना ही कोई और संधि नहीं है। तो इसमें पहले देखेंगे नायक, मतलब इसमें क्या है आया आया है, तो आय की पहचान के लिए हमें क्या दिया यहाँ पर अय आना चाहिए, अय प्लस आय का भी होगा, आ आना आय, अय नहीं है। यहाँ पर देखेंगे भवन है अब यहाँ तक आ रहा है, तो अब के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला विच्छेदन करना पड़ेगा। तो मैं इससे विच्छेदन करने का तरीका इस तरह जैसे कि नायक कंपेयर खातिर नायक हमें आय रहना है, आय हमें पता है कि जब अय के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, तो नायक हम लिख देंगे अय की मात्रा पर लगाएंगे नैदन अक। इसका देखिए जैसे कि यहाँ पर आया है अय की मात्रा ए प्लस अ बराबर आय के, दिख रहा है ना, तो आय हो जाएगा। तो हमारा ऐसे किसी प्रकार से इसका विच्छेदन करेंगे। तो हमें संधि विच्छेदन जब करते हैं यहाँ पर तो हमें पढ़ते हुए ध्यान देना होगा कि इसमें और आ रहा है, जो अयादी संधि होता है इसकी विच्छेदन करते समय हमें यह पता होना चाहिए कि इसके बीच में आ क्या है। जैसे कि यहाँ पर अ आया है, यहाँ पर आय आया है, यहाँ पर आओ आया है, यहाँ पर आओ आया है, आब यहाँ पर आब हो गया है, मतलब मात्रा बदलेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस तरह के बताते हैं। जैसे कि भवन का तब अ लाना है, अ पता के बाद को लिखना पड़ेगा हमें, तो इसकी मात्रा लगा तुरंत आराम से वो कर दो, उसको अन कर दो, बहुत सिंपल है। ओ यहाँ पर आ गया, ओ प्लस क्या लास्ट में अ है, ओ प्लस अ, यहाँ पर क्या है ओ प्लस अ बराबर ओके हो गया भवन। ठीक इसी प्रकार से पावन मतलब आओ करना, आओ के लिए क्या करना, ओ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो अब लगा दो ओ की मात्रा ओ धन अन, ये हो गया ओ प्लस बराबर आओ के। कोई दिक्कत नहीं होगा, यार संधि सबसे आसान संधि है सभी संधियों में, इसको बता बस। इसमें दो ही आता है और अब ये दो आता है, इसके भावुक है, इसका नाम भावुक है। अब यहाँ पर आओ है और आओ हो गया तो क्या है, इसके बारे में क्यों नीचे लग गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊ लगाना पड़ेगा, छोटा हुआ तो छोटा लिखेंगे, बड़ा हुआ तो बड़ा लिखेंगे। इसकी संधि विच्छेद करते समय में और लिखना पड़े तो भाव लगा दो, भाव प्लस अब यहाँ पर पक नहीं लिखेंगे और यहाँ पर उक लिखेंगे, उक बड़ा हुआ था बड़ा लिखते हैं, छोटा हुआ तो छोटा लिखेंगे उक, और प्लस उ बराबर आओ तो होगा जी, और यहाँ पर कुछ हो गया ना, वो इसकी मात्रा नीचे जाकर ले लेंगे दूसरे वाले में आओ, आप गया हुआ था आप हो गया। ये था हमारा अयाद संधि, बहुत आसान। इस प्रकार से हमारा ये संधि खत्म हुआ। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या है ग्रामर में। तो आइए हम देखते हैं हम छंद, हमारा संधि जो था वो खत्म हो चुका है। हम छंद देखेंगे, हमारा छंद भी
दिया है केवल बोर्ड के एग्जाम 30% को काट देंगे केवल 4 से, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि चौपाई या दोहा या सोल्टा, इसमें पूरा दो में याद करते हैं दोहा सोल्टा तो पक्का 1 मार्क मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। लेकिन हम 4 से 8 मार्क मिलेंगे। दोबारा देखें चौपाई मतलब क्योंकि छंद में हमारा मात्रिक छंद एक केवल है सिलेबस में, इसे हम मात्रिक छंद केवल पढ़ेंगे। तो मात्रिक छंद पहला हमारा है चौपाई। चौपाई जो होता है एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 4 चरण होता है और चारों चरण मात्राएं हमें जोड़ने पर आती हैं 16 आती है, समान आती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण किसको सभी को लगभग उदाहरण याद होता है हनुमान चालीसा जो हमारा होता है, हनुमान चालीसा ही हमारा चौपाई होता है। और नहीं विश्वास है तो हम इसको जोड़ कर देख लेंगे। और जो पुस्तक होता है हनुमान चालीसा का लिखा होता है वहाँ पर भी लिखा होता है कि चौपाई है, वहाँ पर लिखा रहता है चौपाई। तो आइए इसको करके देखते हैं मात्राएं जो लगाते हैं इस पर एक हो जाएगा, इस पर भी एक एक यहाँ पर 2 1 2 1 1 1 2 1 1। तो इसको जोड़ कर देखते हैं होता है कि नहीं हमारा 1 2 3 4 5 6, इसको 2 गिनते हैं और इसको 1 गिनते हैं तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16 हमारा कितना है 16। ऐसे जो इसके जो चरण होते हैं 4 चरण होते हैं तो चारों चरण में हमें 16 मात्रा आती है, इसलिए इसको चौपाई कहा है। चौपाई का परिभाषा होता है चारों चरणों में 16 मात्रा आने के कारण इसको सममात्रिक छंद दिया जाता है और मात्रिक छंद का भेद होता है। तो ये हमारा चौपाई खत्म हो गया। यहाँ पर चौपाई द्वारा सभी को याद हो जाएगा कि हाँ हनुमान चालीसा है हमारा। दूसरा आता है दोहा। दोहा जो होता है जैसे कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल आए। दोहा में हमारे जितने दोहा हैं कोई भी यहाँ पर उदाहरण उसका लिख देंगे, चाहे जो दोहा हो या साखी हो यहाँ पर लिख देंगे। उसकी मात्रा जो हम गणना करेंगे तो पहले और तीसरे चरण जो है वो 13 मात्राएं आएंगी और जो दूसरे और चौथे चरण में है उसमें 11 मात्राएं जो 4 चरण टोटल होते हैं उसको हम दोहा कहते हैं। और दोहा जो पहले 13 चरण आएंगे पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं मतलब आधा समान 13 और आधा है 11। तो इससे क्या पता चला मतलब कि आधा मिल रहा आधा नहीं मिल रहा, इसलिए इसको क्या कहा गया है अर्धसम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का भेद है इसलिए इसको अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। ये दोहा का हो गया। दोहा का उदाहरण कोई भी लिख देंगे दोहा साखी में। अब सोरठा है, सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा ही होता है। तो सोरठा में क्या कहता है ये भी अर्धसम होगा क्योंकि इसका उल्टा इसमें मतलब किसमें जो होता है पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा आती है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मतलब इसमें जो पहले और तीसरे चरण में 13 आती है जबकि इसमें दूसरे और चौथे में 13 आ रही है। तो इसका उल्टा होता है दोहा का उल्टा सोरठा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं उसमें भी 4 चरण होते हैं। ये भी अर्धसम इसलिए कहा गया क्योंकि 11 आधा समान आ रहा है और दूसरा 13 आधा और अलग समान आ रहा है मतलब आधा मिल रहा है, इसलिए इसको अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं सोरठा को भी। इसके उदाहरण मैंने लिखा है मुख वही पाचार पंख चढ़े गिरवर गहन। इसको अगर हम जोड़ेंगे जोड़ करके देखते हैं तो यहाँ पहला चरण है दूसरा चरण है और अगला चरण हमने नहीं लिखा है वो अगला उदाहरण कर लेंगे यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए पढ़ा हुआ है वो इसके ऊपर क्या लग जाएगा तो गुड़ इसको कहते हैं। तो गुड़ 1 2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 1 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ 1 यहाँ पर बिंदु लगा के व्यंजन को तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे का व्यंजन हो जाएगा नहीं है यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसमें मात्रा के यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 5 इसको जोड़ते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉरी यहाँ पर देखते हैं कॉमा लगाया तो यहाँ पे देखिए क्योंकि पहला चरण हमारा यहीं तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 11। अब हम इसको करते हैं दूसरा जो हमारा चरण है 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए हमारा जो पहला चरण है पहला और तीसरा इसके बाद जो है तीसरा चरण पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं पहला चरण में करके दिखाते हैं 11 मात्राएं और जो दूसरा चरण है चौथा चरण में 13 मात्राएं दूसरा चरण हमारा है तो दूसरे चरण में 13 मात्राएं करके दिखाया। तो अगला उदाहरण पूरा करके आप कर लीजिएगा और ये इसका उदाहरण याद करना पड़ता है। अगला हमारा है कुंडलियां। कुंडलियां जो होती हैं इसमें हमारा 6 चरण दिया होता है। कुंडलियां हमारा कितना चरण होगा 6 चरण होगा और 6 चरण में 24 मात्रा होती है परंतु इसको क्यों कहा गया कि विषम मात्रिक छंद है इसलिए क्योंकि इसमें जो ये चरण होते हैं वहां पर उदाहरण में कामा तो नहीं लगाया जाता है जबकि
हमारा जो होता है कुंडलियाँ, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है आरंभ में दुआ अंत में जो दो होते हैं वो रोला होते हैं। कहने का मतलब है कि ये दुआ रोला से मिलकर बना था, जबकि दुआ क्या है हमारा सममात्रिक संघर्ष सममात्रिक में क्यों है मैंने बताया धीरे धीरे विज्ञान आधा समान है आधा अलग समान होता है, मतलब आधा भिन्न होता है इसलिए अर्धसम। तो ये अर्धसम से और रोला था रोला सम से मिलकर जब बना होता है तो एक विषम इसी कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, कोई संयुक्त नहीं है इति कुसम। इसके जब 6 चरण लिखेंगे 6 चरण लिखने में कोई फायदा नहीं, वो आपको याद करना है। मैं एक चरण का उपयोग करके दिखाऊंगा कि इसमें आ रहा है कि नहीं समझ आता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा 2, इस पे बिंदु लगा 2 हो जाएगा, बड़ी की मात्रा 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2, इसके बिंदु लगा 2 1। आइए से जोड़ते हैं समझ में आता है कि नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23 1 24। हमारे यहाँ पर 24 मात्रा आ गया। ऐसे 6 चरण होते हैं, 6 चरण 24 24 मात्रा है, लेकिन ये विषम होता है क्योंकि ये दो और रोला से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक छंद भी खत्म हो गया। केवल 4 छंद हमारा दिया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि 30% काट दिया और 30% में किसी भी साल में उठा लेंगे एक बार तो चौपाई को सोटा इन तीनों से मिल जाता है। 30% हम नहीं भी काट रहा था तो वहाँ पर एक रोला आता है, तो रोला या इन तीनों से हमारा एक मिल जाता है। तो हमें यही होगा दुआ याद करने और चौपाई से पक्का ही मिल जाएगा सोठा को, क्योंकि सोठा भी अधिकतर पूछता है कठिन जानकर, लेकिन अब तो सब आसान हो गया। दुआ का उदाहरण याद रहेगा उसी का उल्टा कर लेंगे वही हमारा सोठा हो जाएगा। तो ये हमारा खत्म हो गया। अगला देखते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये हमारा रस को देखेंगे। तो रस की परिभाषा जो हमारी होती है, जैसे रस किसे कहते हैं, तो जब किसी काव्य को हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो वही प्रकार होता है उस रस का, और जो भी हमें आनंद मिलता है उसी को रस कहते हैं उसको पढ़ने से। जैसे कि कोई कविता हम पढ़ रहे हैं तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी कभी मान लीजिए कोई सीरियल कोई कुछ भी देखते हैं तो हम भावुक होकर रोने भी लगते हैं हंसने भी लगते हैं। तो वही हमारे हृदय में जो जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसी को तो रस कहते हैं। तो वही देखते हैं हमारे रस का प्रकार पहला है हमारे जो बोर्ड एग्जाम है रस में श्रृंगार करुण हास्य वीर और शांत, यही इन्हीं में से बस केवल आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम बोर्ड प्रिपरेशन बस करा रहे हैं। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो पुस्तक में दिया रहता है बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन बच्चों को याद नहीं तो आप परिभाषाएं, तो आप परिभाषा इसका बोलेंगे। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। श्रृंगार रस की परिभाषा ये है, इसका जो अस्थायी होता है प्रेम और रति होता है। इससे मतलब पता चला कि हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और रति उत्पन्न होगा। तो प्रेम से तो सभी लोग वाकिफ हैं कि कैसे क्या होता है। तो श्रृंगार रस का परिभाषा इसलिए हम अपने मन से बना कर लिख सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तु का किसी और अन्य वस्तु के लिए जो मतलब झुकाव हमारा लगाव होता है उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नायक या नायिका है, उस नायक या नायिका के खिलाफ जो उसका लगाव होता है या उसकी तरफ आकर्षण जो होता है झुकाव होता है, उसके द्वारा हृदय में जो उत्पन्न होता है उसको इसका स्थायी प्रेम कहते हैं और उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस का परिभाषा हमारा हो जाएगा कि जब भी किसी वस्तु का किसी और वस्तु की तरफ उसका लगाव या झुकाव हो उसके द्वारा हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी अर्थ होता है प्रेम होता है और रति होता है। इसके उदाहरण हमें याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उदाहरण याद करना आप लोग का काम है। जैसे कि दूल्हा श्री रघुनाथ में दूल्हा श्री सुंदरी मंदिर माहे गाँव की मिले सवे सुंदरी, तो आपको जो यहाँ पर पसंद उदाहरण आपको जो याद हो उसको याद करके फोटो लिखिएगा। दूसरा हमारा है करुण। करुण से का जो शोक होता है स्थायी होता है, इससे पता चला कि किसी दुख की बात की जा रही है, यहाँ पर दुख उत्पन्न हो रहा है हृदय से किसी काव्य को पढ़ना है कुछ भी, तो काव्य को पढ़ना है सब पुराना परिभाषा जो बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है। तो इसके उदाहरण हमारे छोटा सा लिख देंगे, बड़े बड़े उदाहरण होते हैं तो इन सबको तो याद रहता है, इसी इसका नियत निश्चित दस्तक के वर्णन लिखा है। जैसे कि उदाहरण इसके ब्रज के विरही लोग दुखावे, तो चूंकि करुण रस का परिभाषा होता है जब किसी काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में जो होता है दुख की भावना उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है, उसी को हमारे क्या कहते हैं करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी वो शोक होता है। तो उसका उदाहरण जैसे कि ब्रज के विरही लोग दुखा है, जैसे कि हम हिंदी में पद्यांश और गद्यांश पढ़ते आते हैं पद्यांश में, तो उसमें अधिकतर जो होता है ब्रज के बारे में वर्णन किया गया था कि मतलब श्री कृष्ण जी छोड़कर चले जाते हैं सभी लोग को ब्रजवासियों को, तो उनकी याद में हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसका उदाहरण ब्रज के विरही लोग दुखा है। तो हमें जब पढ़ते हैं उस पद्यांश को तो हमारे मन में क्या हृदय में आता है दुख की भावना उत्पन्न होती है कि मतलब श्री कृष्ण जी को छोड़कर चले गए उनकी क्या हालत हुई होगी, उन लोग रोते हैं बैठ कर हमेशा राधा जी के बारे में जैसे कहा गया है। तो इसका उदाहरण बहुत सिंपल सा हो गया, ब्रज के विरही लोग दुखा है, करुण रस का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं हास्य रस। हास्य रस को बहुत आसानी से पता चल रहा है कि जब किसी
काव्य को पढ़ते टाइम हमारे हृदय में हंसी की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, हमें हंसी आने लगता है, हमें बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। उसी को क्या करते हैं, हास्य रस करते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य होता है, मतलब खुल के हंसने उसी का स्थायी भाव हास्य दे दिया है। एग्जाम्पल तो इसका आप लोग याद ही कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल आपको याद है, जैसे कि शीश पर गंगा हंसे भुजंग भुजंग के हंसे हास्य होए गंगा नंगा के विवाह में। तो ये हमारा जगह हास्य रस का उदाहरण है। अगर लिखना होगा तो वीडियो को धीरे करके लिख लीजिएगा। वीर रस जो हमारा है, वीर रस, वीर रस से पता चलता है कि वीरता, मतलब जब किसी काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में जो होता है वीरता की भावना उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है। मतलब कि हम भी कोई कविता मान लीजिए पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से हमारे हृदय में आके हम भी ये कर देंगे, मतलब कि जैसे जुनून एक प्रकार का जाग दिखता है, उसी को वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी होता है सॉरी, इसका जो स्थायी होता है उत्साह होता है। एग्जाम्पल इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आसान है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा और याद करना इसको सब लगभग चौपाई की तरह इसका सबको याद होता है। जैसे कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों की सीने की दाढ़ों, ये एग्जाम्पल होता है, इसका वीर रस का होता है। इसको पढ़ने से हमें क्या होता है, मतलब जो कविता हमें कह रही है वीर, हमें खुद संबोधित करके हम वीर हैं। जो वीर बच्चे हैं वो मतलब चलते हैं, हर कठिनाइयों से लड़ते हैं, मतलब हमें हौसला दे रहा है, हमारे अंदर उत्साह जागृत हो रहा है कि अब हम ठीक से बढ़िया से पढ़ेंगे, बोर्ड की तैयारी करेंगे, बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे। तो यही होता है वीर रस। वीर रस का उत्साह होता है। तो परिभाषा में बता दिया शांत रस लिखेंगे। अंतिम भाग में इसका शांत रस, शांत से मतलब शांति मिलती है। शांति इसका जब किसी काव्य को पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा हमारे मन को शांति मिलती है, उसी को शांत रस कहते हैं। बहुत इसका सिंपल परिभाषा है। इसका स्थायी होता है राम होता है, निर्वेद होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इसके एग्जाम्पल में जितने भी दोहे और साखी होते हैं वो सभी शांत रस के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे कि हमें पता है कबीरदास जी ने बहुत सारी साखी और दोहे लिखे हैं। तो कबीरदास जी जितने भी लिखे संसारिक के बारे में बताया, जिसको पढ़ने से कोई इंसान मतलब कि कोई मतलब एकदम मन को उनकी शांति पहुंचती है, कोई वैराग्य धारण कर लेता है उनके पढ़ने से, उनके साखी पढ़ो तो हमें उनके जो साखी दोहे लिखे रहते कबीरदास या किसी के भी, उनको पढ़ने से हमारे मन हृदय को शांति मिलती है। मान लीजिए किसी काम से हम डिस्टर्ब है किसी चीज से, जब हमें कबीरदास के किसी के भी दोहे पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारे हृदय को क्या मिलता है, शांति मिलता है, सब कुछ भूल जाता है, हमारे मन को शांति, उसी को शांत रस करते हैं। शांत रस का जो होता है अस्थायी भाव निर्वेद होता है। तो ये हमारा रस भी खत्म हो गया। तो अगला देखिए टॉपिक क्या है हमारा। तो आज का टॉपिक लास्ट लिखा है अलंकार। अलंकार जो है उसमें हमारे केवल शब्द अलंकार दिया है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा सुनी जा रही है। अलंकार की परिभाषा तो सभी को पता है। अलंकृत करना तो नाम सुने होंगे। अलंकृत करना मतलब सजावट, सजाना। तो किसी भी चीज को जैसे इस व्हाइट बोर्ड को लिख कर अपने सुंदर राइटिंगों से इसको सजा दिया है, ये अलंकार ही कहलाएगा। तो अलंकार में होता है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो हमारे सिलेबस में जो है वो केवल क्या है, शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार मतलब कि जब किसी वाक्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब शब्दों के द्वारा सजावट किया गया उस वाक्य को, तो उसको शब्द अलंकार कहते हैं। और जो अर्थालंकार तो उसके अर्थों के द्वारा जो सजाया गया था शब्दों को, उसको अर्थालंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के जो हमारे प्रकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उपेक्षा, इतने में से हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पहला हमारे क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अनुप्रास अलंकार में उदाहरण से पता चलता है विपत्ति राग राजा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो शब्द होते हैं वाक्य के वो सभी शब्द, सभी का नहीं लेकिन कुछ शब्दों का या दो या तीन से अधिक, दो या दो से अधिक जो होता है तार, मतलब कि जो शब्दों का पहला अक्षर होता है वो बार बार दोहराया जाता है, जब उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चाहे 2 बार दोहराया, 3 बार एक बार दोहराया, जब 2 से अधिक हो जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार आ जाता है। चाहे कोई भी शब्द, चाहे किसी में। श्लेष अलंकार की परिभाषा में अगर क्या होगा, इसका उदाहरण हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का। इसमें कोई काट नहीं सकता है, हमें बस दर्शाना होता है। लास्ट में लिखेंगे कि जो की पराए पानी पर में दोनों में सब तीनों शब्दों में पहले शुरू में प आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी होगा। दर्शन भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उपन्यास में जो लिखते हैं अपना विगत समग्र उसमें लिखना होता है। तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार के भेद हो गया 5, क्योंकि भेद हम जानते हैं बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा और हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसके ज्यादा पढ़ाई में नहीं जाएंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे देगा तो ये लिख कर चलाएंगे केवल, और उसी पहचान करके ये हमारा अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार जब किसी शब्द में, जब किसी वाक्य में वो एक शब्द को वो जो 2 या 2 से अधिक बार आया, जैसे उदाहरण देते हैं काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा घटा 2 बार आया। जब किसी वाक्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग देता है, उसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा,
तो यहाँ पर घटा जो एक है, एक मीन्स काली घटा। काली घटा क्या? काले बादल। तो यहाँ पर घटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर घटा का अर्थ हो जाएगा बादल, मेघ। मेघ, तो जो काले मेघ है उनका घमंड घटा, मतलब उनका जो घमंड है कि मतलब कि बारिश हो गई, अभी हवा चला उड़कर चलेगा, उनका मतलब जो घमंड था क्या यहाँ बरसेंगे, वो घमंड घट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जोड़ घटाने वाला घटना, कम होना कर सकते हैं, कम होना। तो क्या दे रहा है? काली घटा घमंड घटा, जो ये यमक अलंकार होता है। किसी वाक्य में कोई शब्द है जो दो या दो से अधिक बार आता है, उसके अलग अलग अर्थ भी करते हैं, उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि घटा घटा चल रहा है, और एक घटा का अर्थ जो होता है मेघ होता है, दूसरे घटा का अर्थ घटना होता है, अलग अलग अर्थ देता है, हमारा हो गया यमक अलंकार। अब आते हैं इसके भेद होते हैं, वो भेद हमारे नहीं पूछेगा बोर्ड में, क्योंकि 30% काट भी दिया और 5 से महीने पढ़ाया, कितने बच्चे पढ़े होंगे। तो आता है हमारा टॉपिक श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो हमारे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। श्लेष अलंकार ये कहता है, इसका थोड़ा सा अंतर होता है। जब किसी वाक्य में कोई शब्द आता है वो एक ही बार आएगा, परंतु कितना अर्थ देगा? वो एक से अधिक अर्थ देता है, अलग अलग अर्थ देगा, वो समान अर्थ नहीं। एक ही शब्द आएगा और अलग अलग अर्थ देता है, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बाज पड़ाए पानी पर तुम पक्षी न मारे, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पानी, इसका क्या होगा? एक ही बार पानी प्रयुक्त हुआ है, परंतु इसका अर्थ क्या होगा? एक से अधिक है। जैसे कि गांव में सभी लोग कहते हैं कि मुझको पता है कि तुम कितने पानी में हो, मतलब यहाँ पर क्या होता है? मुझे पता है कि तुम कितने नीच हो, तुम कितने निम्न स्तर के हो। इसके गांव वालों के कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी का नीच या निम्न स्तर कह सकते हैं, निम्न। एक ये हो गया, एक अर्थ ये हो गया पानी का। और एक पानी का तो सभी को लग पता है कि नीर होता है, जल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, ये हमारा जल हो जाएगा। तो इस पानी का क्या? एक ही बार शब्द आया है पानी, तो उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग अर्थ दे रहा है, दो से अधिक। तो ये हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार यही कहता है कि जब कोई शब्द आता प्रयुक्त होता है और उसका अलग अलग अर्थ होता है, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो हमारा श्लेष अलंकार खत्म हो गया। अगला टॉपिक है उपमा। उपमा अलंकार जो होता है, इसकी परिभाषा है, मतलब जो सारी परिभाषाएं हैं हमारे जो अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार था, अभी यहाँ से अर्थ अलंकार शुरू हो गया है। सॉरी, शब्दों के अर्थ अलंकार का अभी भेद किया है, अर्थ अलंकार। इसके भी 3 भेद हैं, 3 भेद इसके पूछते हैं, 3 भेद शब्द अलंकार कैसे पूछेगा बोर्ड में। तो शब्द अलंकार में और रूपक अच्छा, इसमें वैसे भी दिया था कि में उपमान की तुलना करना, ये वो दिया रहता है। तो इसका सिंपल से परिभाषा पढ़ेंगे। उपमान, उपमान का मतलब क्या? उपमा। उपमा मतलब क्या था? उपमा किसी का देना, सभी उसमें उपमा दे रहा है, उसका उपमा मत दो, मुझसे मेरी तुलना उससे मत करो। तो क्या है? इससे परिभाषा चीज बन जाएगा तुलना करने से, कि जब किसी एक वस्तु की गुणों की तुलना, गुणधर्मों की तुलना, या किसी तरह से मान लीजिए मेरे गुण कुछ भी हो, कह रहे तुम उसकी तरह लगते हो, ये तुम्हारी मेरे गुणों की तुलना की जा रही है उससे, क्या तुलना? जब किसी वस्तु की गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तु के गुणों से की जाती है, या तुलना की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि हरि पद कोमल कमल सा, यहाँ पर हरि के जो पैर हैं, जो पैर है वो कमल के समान क्या है? कोमल, मतलब कमल जो होता है बहुत मुलायम होता है। तो ठीक उसके गुणों की तुलना श्री कृष्ण के कमल को दिया गया है, क्योंकि उनके कृष्ण के जो पैर हैं वो भी कमल के समान कोमल और मुलायम है। दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? परिभाषा तो इसका ये होता है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया, मतलब उसका जो रूप ही दे दिया गया हो, जब किसी वस्तु का रूप किसी अन्य वस्तु को ठीक वही बता दिया गया हो कि ये हमारे लीजिए मार्कर है और ये व्हाइट बोर्ड है। अगर हम ये कहते हैं ये व्हाइट बोर्ड जो है मार्कर के कलर का है, तो ये होता है उपमान अलंकार, तुलना कर रहे हैं इससे। और जब हम ये कहते हैं कि ये भी व्हाइट बोर्ड है, ये भी व्हाइट बोर्ड है, तो अंतर क्या रहेगा? मतलब भेद रहित आरोप लगा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उपक अलंकार। जैसे कि चरण कमल बंद हो रहा है, इसमें मतलब कहते हैं कि मतलब कि चरण कमल है, उस चरण की मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो कमल है, मतलब कि इस बार श्री कृष्ण के पैर कमल के समान कोमल नहीं है, कमल इनको लग रहा है। मान लीजिए कमल को चाहे वो टच करें या पैर को बात एक ही है, तो ये हमारा उधर हो जाएगा रूपक अलंकार का चरण कमल बंद हो रहा है। अब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है, यहाँ पर होता नहीं है, मतलब कि माना जाता संभावना, जैसे कहीं मान लो एक्सीडेंट होगा तो बड़ा तरह सब कहते हैं कि हाँ वो हो गया, संभावना व्यक्त करते हैं, कहते क्या क्या हुआ होगा उसको संभावना करते हैं। तो हमारा क्या होता है? इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है,
इसका लीजिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आ जाए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो कोई व्यक्ति है, उसका सिर फट गया है और ब्लड निकल रहा है, खून बह रहा है उसका, तो अब ये नहीं कर रहे हैं कि मानो अरुण रंग का घड़ा मतलब कि एक लाल मतलब अरुण मतलब सूर्य, सूर्य जब उगते हैं सूर्य प्रारंभ में तो लाल कलर के रहते हैं, मतलब खून का घड़ा है भर के जैसे पानी लगता है ना, खून नहीं ना, ब्लड नहीं ना बहेगा, तो क्या संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अरुण रंग का घड़ा था वो फूट कर वहां पर गिर गया, उसको सर जब फटा है तो ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो ये थे हमारे आल ग्रामर पोर्शन जो हमने पूरा खत्म कर दिया है और बोर्ड की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी अगर इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को पूरे ग्रामर को, तो गारंटी लेता हूँ सभी पूरे वीडियो में जितना पोर्शन में बताया है उसमें से आप आराम से इतना पढ़ लीजिएगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा इसका पक्का। इसमें जैसे एग्जाम्पल मिलेगा तो या तो उपमा या तो अनुप्रास या दूसरे से तीन में से एक पक्का बोर्ड में पूछ देगा। इस प्रकार से हमारा ग्रामर खत्म हुआ। थैंक यू।